आज के जो मौजूदा हालात हैं देश के और महामारी की वजह से जिस हालात में हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है और जिस प्रकार से लोगों को, चाहे वो गरीब मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, उनको तकलीफ़ जो भुगतनी पड़ रही है, जो मुश्किलों का दौर ये चल रहा है, उस मुश्किलों के दौर में हमारी सरकार की जो नाकामियां हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा और अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग मुद्दे आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रशासन ने, सरकार ने या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दो एक्ट हैं, एक है एपिडेमिक एक्ट 1897 का और एक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। किस कानून के तहत इन्होंने और किस परिभाषा के तहत इन्होंने इस महामारी को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिया, ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 2D जो उसके स्कोप को परिभाषित करता है कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा, उसमें कहीं भी महामारी का जिक्र नहीं है। और जब महामारी के लिए स्पेशल एपिडेमिक एक्ट है तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया? ये दो अलग अलग विषय हैं और बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन आज मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो और आपकी जो पीसी है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मेरा जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दा जो है, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब किसान मजदूर आज जो दुख तकलीफ में है, उस मुद्दे को हमें फिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए वो विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि इस एक्ट के ऊपर बोलने की। तो इसमें जो प्रोविज़न है, मैंने मान लिया कि एपिडेमिक एक्ट को एक तरफ इन्होंने रख के भी अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू कर दिया तो कम से कम उसको तो ईमानदारी से लागू कर देते, उसको भी ईमानदारी से लागू नहीं किया। इसमें एक सेक्शन 11 में नेशनल प्लान बनता है। सरकार ने अभी तक वो प्लान ना तो कहीं पब्लिश किया और ना ही नोटिफाई किया, ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई जो है प्लान बनाया गया, ना ही स्टेट लेवल पे कोई प्लान बनाया गया। सिर्फ और सिर्फ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अपनी शक्तियां केंद्रित करने के लिए और राज्यों के ऊपर अपनी बातें थोपने के लिए लागू किया गया है। और इसके प्रभाव क्या हुए हैं, मैं उन प्रभावों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज आप देख रहे हो सड़कों के ऊपर किस प्रकार से करोड़ों की गिनती में प्रवासी मजदूर लंबी लंबी कतारों में जा रहे हैं, कितनी तकलीफ में वो लोग जा रहे हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा, कोई साधन, कोई यातायात का साधन मुहैया नहीं करवाया गया है। किसान फसल बेचने के समय कितनी तकलीफ में रहा और किसान की सब्जियां, खास तौर पे जो किसान सब्जी उगाता है, उनकी सब्जियां कितने मंदे भाव में और बाज़ारों में गिरी, ये आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं ये सारी बातें आप लोगों के माध्यम से जनता तक और सरकार तक और गूंगे बहरे प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें। साथियों, जो छोटे छोटे व्यापारी, कर्मचारी इस तकलीफ में आए, मैं थोड़ा उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ।
कितने व्यापारियों ने, कितने छोटे दुकानदारों ने अपना काम 2 महीने छोड़ के रखा। अब जिस व्यापारी की या किसी दुकानदार की दुकान या प्रतिष्ठान 2 महीने तक बंद रहा, अब उनको बिजली के बिल भी भेजे जा रहे हैं। और जब सरकार की वजह से या महामारी की वजह से या मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने की वजह से किसी का प्रतिष्ठान या दुकान बंद रही, तो किसी ने शौक से तो नहीं किया ना, तो फिर उनसे बिजली का बिल वसूल किया जाना, और वो भी एवरेज बेस पर, ये लोगों के साथ जचती है। और अगर बिजली की खपत हुई है, घरों में तो चलो हुई है ना, और कंपनियों को कोई घाटा नहीं पड़ा, बिजली कंपनियों को, बिजली पैदा करने वाली जो कंपनियां हैं उनको, तब उन बिजली कंपनियों के लिए इस पैकेज में जो बड़ा प्रावधान किया गया है वो किस लिए किया गया है, इसके ऊपर मैं सवाल उठाना चाहता हूँ। इसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ हमारे कर्मचारियों की। कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, उनके पेंशन भत्तों में भी कटौती की गई। यहाँ तक कि 4th क्लास एम्प्लॉइज जो हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो, उनको हर साल व्हीट लोन मिलता है ताकि वो आज के इस अनाज के सीजन में 1 साल के लिए अपने घर पे खाने का, राशन, अनाज का प्रबंध कर सकें। वो सरकार लोन देती है उनको, लेकिन हमारी सरकार ने उस लोन को देने से इनकार कर दिया है। ये थोड़े दिन पहले की अखबार की खबर है। जो हमारा एमपी लेड स्कीम में एक फंड रखा हुआ था, 2 साल के लिए एमपी लेड स्कीम को भी बंद कर दिया गया है। जो हमारी रक्षा प्रणाली है या हमारी डिफेंस का जो बजट है, उस पर भी 40% की कटौती की गई है। और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा पीएम रिलीफ फंड को छोड़ के एक पीएम केयर फंड नया बनाया गया है, जिसमें लोगों ने मुसीबत में आए हमारे देशवासियों की मदद के लिए अपनी इच्छा अनुसार दान किया, और कुछ लोगों से इन्होंने डंडे से दान लिया। वो दान केवल और केवल हमारे मुसीबत में आए हुए गरीब मजदूर, किसान या एक कर्मचारी वर्ग या जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए है। लेकिन उसका कोई हिसाब किताब ये देना उचित नहीं समझते। वो पब्लिक फंड है, और पब्लिक फंड का हिसाब ये क्यों नहीं देना उचित समझते, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं थोड़ा सा इन बातों से पीछे हटके आज आप लोगों के माध्यम से हमारे लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सरकार ने देश के लोगों का गला घोटने में, उनकी नब्ज़ दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारे देश के लोगों ने तय करना है कि हमें घुट घुट कर मरना है या हमारे हकों के लिए लड़कर मरना है। साथियों, जिस प्रकार से अभी हमारी हरियाणा सरकार का एक तुगलकी आदेश ये आया, जिसमें उन्होंने कुछ ब्लॉक निर्धारित किए कि इन ब्लॉक में धान की खेती नहीं होगी। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप एसी कमरों में बैठकर जो मर्जी फैसला ले लेते हो, और ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल विपरीत होती है। आप ध्यान दो, जितना भी धान पैडी प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादातर घग्गर बेल्ट के आसपास के इलाकों में हो रही है। और इन्होंने जितने ब्लॉकों को चिन्हित किया, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत, ये नए नए नाम पता नहीं कैसे ढूंढ के लाते हैं लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए।
उस योजना के तहत जितने भी ब्लॉक इन्होंने चिन्हित किए, चाहे वो सिरसा है, चाहे रतिया है, चाहे गुलाचीका है, चाहे दूसरे हैं, सभी के सभी लगभग घग्गर बेल्ट के साथ लगता एरिया है और उस बेल्ट में सिवाय धान के और कोई फसल उगाई नहीं जा सकती। मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं, बैदवाड़ा, सिकंदरपुर, ये कुछ ऐसे गांव हैं यहाँ पे आप धान के सिवा और कोई फसल कर ही नहीं सकते, तो वो किसान क्या खाएगा और कहाँ जाएगा। आपको मेरा पानी मेरी विरासत की इतनी चिंता थी तो आप लोगों ने उल जलूल कामों पे करोड़ों रुपए जो खर्च किए, उन कामों को, उन पैसों को आप किसान को सिंचाई की सुविधाएं मुहैया कराने पे खर्च कर सकते थे। हमने करोड़ों रुपए सरस्वती नदी को खोजने में लगा दिए, जिसकी शायद खोज ये अपनी सारी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। गंगा सफाई के नाम पर पता नहीं कितने रुपए खा गए ये लोग, लेकिन वो तो कुदरत की वजह से अब लॉकडाउन हुआ तो वो गंगा साफ हो गई। ये लोग तो हजारों करोड़ रुपया खाकर भी गंगा को साफ नहीं कर पाए। मेरे कहने का अर्थ है कि ये पैसे अगर इन ब्लॉक के में सिंचाई की व्यवस्था को बढ़िया बढ़ाने के लिए खर्चे जाते तो आज ये नौबत ना आती कि किसान को धान लगाने से रोकना पड़े। दोस्तों, घग्गर नदी का पानी उस सीजन में बफर रहता है जिस सीजन में धान लगाया जाता है। आज से 1 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी और घग्गर में जो पानी आएगा वो लगभग 90 दिन तक वो पानी चलता है और वो उस पानी का जो ओवरफ्लो है वो दूसरे राज्यों में बेकार चला जाता है, वो आगे भी कहीं यूटिलाइज नहीं होता और उसे हम भी यूटिलाइज नहीं करते। उस पानी को अगर हम रोक के इस धान के इलाके में सिंचाई के लिए दे देते तो किसान को क्या जरूरत है बिजली जलाकर, उसका बिल भरकर, इतने इतने हाउस पावर की मोटरें लगाकर और तकलीफ भुगतकर वो धान पैदा करे। लेकिन हमारी सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 6 साल हो गए आपको सत्ता में आए हुए। आपको ये बातें 6 साल पहले सोचनी चाहिए थी और कम से कम किसान को 1 साल पहले तो जरूर बताना चाहिए था कि हम आपको अगले साल से धान नहीं लगाने देंगे और आप अपनी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। और आपको भी किसान का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जितने भी किसान धान लगाते हैं, जीरी लगाते हैं, उनकी सबकी ज़मीन ठेके पे खुद ले ले। 70,000 रुपये से कम किसी ज़मीन का भाव नहीं है प्रति एकड़ ठेके का। किसान को 70,000 प्रति एकड़ के हिसाब से ठेका दे दे और आप चाहे उस ज़मीन को खाली छोड़ो और चाहे उसका जो मर्जी करो, किसी आगे दे दो। आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, उनसे आप डाइवर्सिफिकेशन करवा लो। किसान को भूखा मारने की कीमत पर आप फसल का डाइवर्सिफिकेशन करवाना चाहते हो, ये सरासर उस किसान के साथ अन्याय है। और साथियों, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उस किसान भाइयों को, विशेष तौर पे सिरसा ब्लॉक के और जितने भी ब्लॉक बाकी हैं, कि मैदान में आओ, लड़ो और सरकार का विरोध करो। मैं उन लोगों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ने को तैयार हूँ। मुझे वो लोग सहयोग करने को तैयार हों तो मैं उनकी बात उठाने को तैयार हूँ। और मैं सिरसा जिला के दूसरे किसानों को भी विनती करता हूँ कि केवल ये मत सोचे कि आज सिरसा ब्लॉक का ही मामला है, कल को गड़ा आपका भी पकड़ा जाएगा। इसलिए सिरसा ब्लॉक के किसानों का साथ दें, उनका सहयोग करें और इनकी लड़ाई में शामिल हों। साथियों, इस रूपरेखा को एक एजिटेशन के तौर पे कैसे लड़ा जाए, उसके लिए विभिन्न संगठनों के साथ हम बातचीत करेंगे और जिस प्रकार से सभी की एक राय बनेगी, एक मत बनेगा, तो हम इस
मुद्दे के ऊपर एक आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि इस निरंकुश सरकार के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। इतना ही कहता हुआ मैं आपको कुछ बातें रह गई हैं वो नहीं कह पाऊँगा, और आपके सवालों का जवाब मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि बातें जो मेरी थी वो ये थी कि प्रशासन ने इस 2 महीने के दौरान सिरसा में लोगों को सरकारी फंड से एक नए पैसे की सहूलत नहीं दी है, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को। और मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सवाल उठाया था कि सरकार को और प्रशासन को ये सार्वजनिक तौर पे पब्लिश करना चाहिए कि हमने किस आदमी को कितना राशन सरकारी फंड से दिया। मैं बार बार शब्द सरकारी फंड यूज़ करता हूँ। कोई सवाल किसी साथी का हो तो? जिस तरह से किसानों को सरकार ने कहा है कि वो आधी जो फसल पे धान लगाए आधी फसल पे कोई खेती करे, जैसे मक्का की खेती है या दालों की खेती है, और 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे, तो क्या आपको लगता है कि 7,000 रुपये किसान के लिए प्रोत्साहित जो राशि है वो वाजिब है, ये उससे किसान का जो है वो भरपाई हो पाएगी? भाई साहब, किसान तो पहले ही कर्जे में दबा हुआ है। किसान के पास जो फसल होती है, किसान तो अपनी ज़मीन की कीमत से मैक्सिमम पैदावार लेना चाहता है। उसके पास एक ही सोर्स है कि ज़मीन, उसके अलावा वो ना तो बिजनेस करना जानता, ना कोई रेडी लगाना जानता, ना कोई और काम करना जानता। आप उसको भी रोक रहे हो, और जो कर्जा है वो बढ़ जाएगा। फिर आप कहोगे किसान खुदकुशी कर रहा है अपने शौक से, क्योंकि आपको दुख दर्द तो किसी का है नहीं। और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि इन्होंने पहले फसल की जो बीमा था वो देने की बात की थी, वो अपनी बात पे खरे नहीं उतरे। पिछली बार इन्होंने 2,000 रुपये पर एकड़ की बात की थी, वो नहीं दी इन्होंने मतलब जो ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि में किसानों की फसल बर्बाद हुई, वो अभी तक इनका क्लेम नहीं आया। सरकार ने अपनी तरफ से तो मुआवजा देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, केवल बीमा कंपनियों पे छोड़ दिया। तो आप दे तो किसी को कुछ नहीं रहे, तो आपके पास क्या अधिकार है कि आप किसान को ये बताओ कि ज़मीन किसान की है, उसको आप ये बताओ कि तेरी ज़मीन में तो क्या उगाएगा क्या नहीं उगाएगा, ये बताने वाले आप कौन हो? ये तो वही बात है ना कि मैं अपने घर पे क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, ये मेरे को सरकार बताएगी। जी, और किसी साथी का कुछ सवाल? आप शिक्षा प्रशासन पे बार बार सवाल उठा रहे हो कि जो सरकारी सहायता है वो कितने लोगों को और कितने गरीबों को दी गई है। जी, पहले भी आपने पीसी की है, लगातार सवाल कर रहे, तो अभी तक आपको कोई वहाँ से जवाब मिला या आपने आरटीआई वगैरह मांगी है? बिल्कुल नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया। उस दिन जिस दिन पीसी की थी उसके अगले दिन ही अखबारों में प्रशासन ने अपनी सफाई देने के लिए इतनी बड़ी खबरें लगवाई थी, लेकिन उस खबरों में भी कहीं ये नहीं बताया कि हमने एक सिंगल पैसे की मदद किसी गरीब आदमी को की है। और आज 2 महीने में मैं आप दोबारा कहना चाहता हूँ, 2 बार इन्होंने सर्वे करवा लिया, 2 बार सर्वे करवा लिया। उस सर्वे के बाद एक सिंगल आदमी बता दें कि इस आदमी को फायदा हुआ है, और सर्वे के नाम पे हजारों रुपए खराब हो गए। और कोई सवाल किस साथी?